और वो 4 रेजिस्टेंस इस प्रकार से जो डायग्राम हमने बनाया है, इस प्रकार से ब्रिज बनाते हुए 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं। इनको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी, कॉर्नर को नाम दे दिए। और इस प्रकार से एक बैटरी से इनको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन, इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। 4 रेजिस्टेंस है, R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है, R3 रेजिस्टेंस है और R4 रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इनके बीच में एक गैल्वेनोमीटर एडेड होता है। इनके बीच में क्या होता है? एक गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है वो आप डायग्राम में अच्छे से देख पा रहे हो। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर का जो नल पॉइंट होता है वो बीच में होता है। नल पॉइंट कहाँ होता है? बीच में होता है। और इसमें क्या होता है कि जो डिफ्लेक्शन होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है, डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड में भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है करंट की पोलैरिटी के ऊपर। तो जब भी हमें कोई बैलेंस कंडीशन वगैरह मेजर करनी होती है तो उस दौरान हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होता है वो हमें 0 लेके आना होता है। ठीक है, तो हम अपने सर्किट को ऐसे अरेंज करते हैं कि वो कहां पे आ जाए? 0 पे आ जाए। ये जो डायग्राम है इसको आप थोड़ा सा सिंपल वे में ऐसे भी बना सकते हो। 4 रेजिस्टेंस हैं, ये 4 रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड हैं एक बैटरी के द्वारा। इसको आप R1 बना दो, इसको R2, R3 और R4। इस प्रकार का जो सर्किट है वो रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल में आपने सोल्व किया है। आप यहां देख रहे हो R1 और R2, देखो इस प्रकार से एक सीरीज में, तो R1 R2 को हमने सीरीज में कर दिया, R3 R4 सीरीज में, तो R3 और R4 को हमने सीरीज कर दिया। यहां पे इनके बीच में आप क्या लगा सकते हो? गैल्वेनोमीटर लगा सकते हो। ठीक है, तो इस सर्किट में हम इस प्रकार से मेजर कर सकते हैं। अब हम क्या मान के चलते हैं कि देखो सेल यहां से करंट सेंड करता है I। सेल क्या सेंड करता है? करंट I सेंड करता है। I आने के बाद यहां पे I करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। I करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट है वो इधर चला जाता है, उसको मैं मान लेता हूं I1। और ये जो आर्म है AD, इस आर्म के अंदर करंट जाएगा, कितना जाएगा? टोटल तो I था, I1 इधर चला गया, तो ये जाएगा I माइनस I1। तो इसको मैं एक I2 का नाम दे देता हूं। I माइनस I1 को क्या नाम दे दें? I2 नाम दे दें। तो इसके अंदर करंट I2 मतलब कितना है? I माइनस I1 है। अब B पॉइंट पे पहुंचने के बाद I1 करंट फिर से 2 पार्ट में, एक इधर IG, इधर जाएगा IG, और इधर कितना आ जाएगा? इधर चला जाएगा I1 माइनस क्या हो जाएगा? IG। ओके, D पॉइंट के ऊपर आप देखो, जब D पॉइंट के ऊपर आओगे तो D पॉइंट पे ये करंट आ रहा है, इधर से ये करंट दोनों ऐड हो जाएंगे, तो D पॉइंट के ऊपर जो करंट बनेगा I2 प्लस IG। क्या बनेगा वो? I2 प्लस IG। I2 की वैल्यू पता कितनी? I माइनस I1। तो I माइनस I1 और ये यहाँ पे ऐड होगा तो वापिस से इधर करंट कितना हो जाएगा? I हो जाएगा। ठीक है, तो किरचॉफ का फर्स्ट रूल यूज करते हुए हम इस प्रकार से इसमें करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल क्या है? और इसका प्रिंसिपल ये है कि जब इसकी बैलेंस कंडीशन आ जाएगी, जब इसकी बैलेंस कंडीशन आ जाएगी तो ये जो BD आर्म है, कौन सा आर्म है? BD आर्म है। इस BD आर्म के अंदर कोई भी करंट नहीं होगा, मतलब IG करंट 0 हो जाएगा। बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या है? जब IG करंट क्या हो जाए? 0। अब क्वेश्चन ये आता है कि IG 0 क्यों होगा? तो आप सोच के देखो, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तब करंट होता है। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों करते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं जब उनको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे हैं तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला कि या तो वहां पे जो 2 टर्मिनल हैं, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 यानी B और D, इनका जो डिफरेंस बिल्कुल सेम है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, या फिर आपने पोटेंशियल डिफरेंस ही अप्लाई नहीं कर रखा, और मतलब दोनों सिचुएशन लगभग एक जैसी है कि दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। मतलब हम बोलते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे। तो यहां इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे, उसका मतलब भी यही हुआ कि जो B पॉइंट है ये और जो D पॉइंट है ये, इन दोनों का पोटेंशियल सेम है। B का D का पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम। जब B का और D का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो IG करंट 0 हो जाएगा। अब ये जो 4 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3 एंड R4, इनको हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं। 3 रेजिस्टेंस को, कितने रेजिस्टेंस को? 3 रेजिस्टेंस को हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं, R1, R3 और R4 को। इनमें से एक रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R2, ये अननोन रेजिस्टेंस होता है, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के ही काम आता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हीटस्टोन ब्रिज का पर्पज क्या है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का पर्पज है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस।
ठीक है, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं किस लिए यूज होता है ये। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो नॉन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के काम आता है। अब देखो इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल कहता है कि एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या हुआ, जब IG कितना हो जाए 0, ब्रैकेट में लिख भी दो, दैट इज व्हेन IG इज इक्वल टू 0। बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या हुआ, चलो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाना आप। बैलेंस कंडीशन मतलब क्या है, जब गैलोमीटर आर्म का करंट कितना हो जाए 0, तो बैलेंस कंडीशन पे होता है R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4। ये बैलेंस कंडीशन के ऊपर होता है, ये अब हमें प्रूव करना है। तो देखो किरचॉफ का फर्स्ट रूल यूज करते हैं, हमने करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अब सेकंड रूल को यूज करेंगे और उसे प्रूव करेंगे। हम एक क्लोज पाथ ले लेते हैं ABDA, तो क्लोज पाथ लेंगे हम इन क्लोज्ड पाथ ABDA। ABDA क्लोज पाथ में हम क्या देखते हैं, अगर A से B की तरफ जाएंगे तो हमारा मूवमेंट भी इधर है, करंट का मूवमेंट भी इधर है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा I1 इंटू R1, यहां रेजिस्टेंस G है, करंट IG है, तो हो जाएगा IG इंटू G प्लस IG इंटू G। जब यहां से आप इधर मूवमेंट करोगे D से A की तरफ, करंट डाउनवर्ड जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा माइनस का, माइनस इसको हमने I2 कंसिडर किया हुआ है, I2 इंटू R3। वैसे आप I माइनस I1 भी लिख सकते हो, बट हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी मुश्किल ना हो जाए, उसको से बचने के लिए हमने क्या किया, I1 माइनस I2 को क्या मान लिया, I माइनस I1 को क्या मान लिया, I2 मान लिया आपने, और कोई फर्क वाली बात नहीं है इसमें, दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, क्या बोल देंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1। फिर अब क्लोज पाथ लेते हैं हम BCDB। इन क्लोज्ड पाथ, इन क्लोज्ड पाथ BCDB, BCDB, B से C की तरफ जाएंगे, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो I1 माइनस IG, ये हो जाएगा I1 माइनस IG और इनटू क्या है R2। फिर C से D की तरफ करंट से अपोजिट जा रहे हैं, हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, करंट अपवर्ड आ रहा है, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा I2 प्लस IG, I2 प्लस IG इंटू R4, और फिर इधर जाएंगे, ये भी अपोजिट है, माइनस IG इंटू G, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहां से इसको मिटा देते हैं, हमें प्रूव करना है, और बैलेंस कंडीशन के ऊपर हमें पता है, एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन IG कितना हो जाता है 0। बैलेंस कंडीशन में गैलोमीटर करंट कितना हो जाएगा 0। सो फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिलने वाला है, इक्वेशन 1 में IG को 0 कर देंगे और साथ में थोड़ा रीअरेंज भी कर देंगे इसको, तो हमें मिलेगा I1 R1, ये हो जाएगा 0, IG की वैल्यू 0 हुई, माइनस इसको मैं इधर ले आता हूं, इज इक्वल टू हो जाएगा I2 R3। इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं इसको मैं, और इक्वेशन नंबर 2 से मैं क्या मिलेगा, IG को यहां 0 कर रहा हूं, तो I1 R2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा I1 R2, इसको सारे को इधर ले आएंगे हम, इज इक्वल टू, ये 0 होने के बाद ये तो टोटल 0 हो जाएगा, ये 0 करूंगा तो I2 इंटू R4 बनेगा, I2 इंटू R4, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 से, तो डिवाइड करोगे तो I1 से तो I1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा R1 बाई R4 इज इक्वल टू R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4। यहां से मान लीजिए आपके पास कोई भी एक, मान लीजिए R2 या अननोन है, तो R2 को आप कैसे निकालोगे, तो अननोन रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी R3, वो हो जाएगी R1 डिवाइडेड बाई R3 इंटू R4। इसको इधर ले जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा,
तो जो भी अननोन रेजिस्टेंस है वो इस प्रकार से यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से आपको पता चलेगा व्हीटस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशंस क्या है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। और आल्सो जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं केमिस्ट्री में आप देखोगे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इलेक्ट्रोलाइट्स को एक ट्यूब में डाल के और एक रेजिस्टेंस है उसकी जगह हम उसको यूज कर लेते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ये अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के काम आता है।